आखिर नायका जैसे न्यू स्टॉक्स के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि नायका ना अभी एक स्टार्टअप है और वो रिसेंटली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है और उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि नायका अभी सारे स्टार्टअप फेजेस से गुजरा है और रिसेंटली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है, ये आप तो जानते हैं। लेकिन उसका कोई पास्ट परफॉर्मेंस का हिस्ट्री नहीं है और जो हिस्ट्री है फाइनेंशियल्स में वो उतना अच्छा नहीं है कि लोग उनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सके। इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए नायका का फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस। वेलकम टू इन्वेस्ट आचार्य। मैं हूँ आपका दोस्त सौरव ठक्कर। तो चलिए अब हम नायका के बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नायका एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। नायका स्टार्टिंग में सिर्फ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को ही ऑनलाइन सेल करती थी, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स सेल करने के मामले में नायका इतना आगे बढ़ गई कि उसने अमेज़न जैसे ग्लोबल जायंट को भी पछाड़ दिया और ये नायका के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे नायका वुमेन्स फैशन इंडस्ट्री में और मेंस पर्सनल एंड ब्यूटी केयर यानी कि मेंस कॉस्मेटिक्स में भी आगे बढ़ रही है। ये आने वाले सालों में नायका के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। तो अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है और वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वर्क करती है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आने वाले सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी रहेगी, ताकि उस हिसाब से हम नायका की ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सके। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में फिलहाल स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं और आने वाले सालों में कितने हो सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन यूजर ही अल्टीमेटली नायका के कस्टमर्स हैं, क्योंकि स्मार्टफोन के जरिए ही नायका की एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, वेबसाइट भी एक्सेसिबल है पीसी से, बट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका स्मार्टफोन से ही आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्मार्टफोन उतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग और जितनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग उतनी ज़्यादा नायका की सेल। तो अभी फिलहाल 2020 में 475 टू 525 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 34 टू 38% होता है। आने वाले सालों में यानी कि 2025 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 750 टू 850 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और वो टोटल पॉपुलेशन का 52% होगा। आपको सिर्फ स्मार्टफोन की ही नीड नहीं होती, आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है ताकि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। 2020 के डेटा के हिसाब से 660 टू 690 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 48.50% है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार स्मार्टफोन यूजर्स तो कम हैं, तो फिर इतने ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट कहाँ से आया? देखिए, इसमें वो लोगों का भी डेटा इंक्लूडेड है जो कि ब्रॉडबैंड से इंटरनेट का एक्सेस रखते हैं या यूज़ करते हैं, और ये नंबर बढ़ के 2025 तक 970 टू 1000 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 67 टू 69% है। और अब आप ये देख सकते हो कि जितने ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट होगा उतनी ही ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा नायका की ग्रोथ भी हो सकती है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि करंट टाइम के हिसाब से कितने लोग इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अभी फिलहाल 150 टू 180 मिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 11 टू 13% है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितना कम है और 2025 तक ये नंबर बढ़ के 350 टू 400 मिलियन हो जाएगा, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 24 से 28% तक हो सकता है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ग्रोथ इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको ये देखना हो कि आने वाले टाइम में किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में कैसी हो सकती है, तो आपको ये देखना होगा कि अभी करंट टाइम में वो इंडस्ट्री दूसरे देशों में कैसा वर्क कर रही है। यहाँ पे मैं चाइना का एग्जांपल लूँ तो चाइना का जो ऑनलाइन कंज्यूमर फनल है, वहाँ पे चाइना में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या है 900 टू 950 मिलियन, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन का 64 टू 68% है। वहाँ पे 950 से 1000 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 68 टू 71% है।
वहाँ पे जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं वो है 650 to 700 मिलियन, जो कि चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 46 to 50% है। आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन शॉपर्स ज़्यादा है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी ऑनलाइन शॉपर्स ज़्यादा होंगे, मतलब इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्रोथ आने वाले सालों में कैसा हो सकता है। तो 2016 में ये इंडस्ट्री 868 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि ईयरली 13% की ग्रोथ से बढ़ के 2019 में 1267% की हुई। फिर 2020 में ये इंडस्ट्री 1120 बिलियन की रही एंड अभी यहाँ से ईयरली 12% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें तो ये इंडस्ट्री 2025 में 1981 बिलियन की होगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के अलावा फैशन मार्केट में भी धीरे धीरे वर्क कर रहा है और करता आया है, ताकि वो सिर्फ एक इंडस्ट्री पर डिपेंड ना रहे, और नायका यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट भी कैप्चर कर रहा है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि फैशन मार्केट की ग्रोथ आने वाले सालों में कैसी रह सकती है। इंडिया में जो फैशन मार्केट है वो 2016 में 4186 बिलियन की थी, जो कि ईयरली 12% की ग्रोथ के साथ 2019 में 5836 बिलियन की रही। फिर 2020 में ये इंडस्ट्री 3794 बिलियन की रही एंड 2025 तक ये इंडस्ट्री 18% ईयरली ग्रोथ के साथ 8702 की हो सकती है। ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से, यानी कि ये इंडस्ट्री भी एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपने अब तक जितना नायका के बारे में जाना और ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, उस हिसाब से आपको यही लग रहा होगा कि नायका अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ ऑनलाइन बेचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नायका अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन भी बेच रहा है, जो कि आने वाले टाइम में नायका के लिए एक सबसे स्मार्ट मूव हो सकता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि नायका ऑनलाइन कितना सेल करता है। नायका का जो ऐप है उसका डाउनलोड्स हैं 43.7 मिलियन, और वहाँ से जो नायका रेवेन्यू जनरेट करता है वो टोटल रेवेन्यू का 86.7% है। मैंने आपको पहले ही ये बोला कि जितने ज़्यादा स्मार्टफोन उतने ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्सेज और उतने ज़्यादा रेवेन्यू के चांसेस, ठीक है। और ऑफलाइन में नायका 73 स्टोर्स को ओन करता है, जो कि इंडिया की 38 सिटीज़ में हैं, और उनके पास 3 डिफरेंट टाइप के स्टोर मॉडल्स हैं। देखिए, नायका अभी तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, लेकिन आने वाले सालों में अगर न्यू कंपनीज इस इंडस्ट्री में आती है तो नायका की ग्रोथ को इफेक्ट हो सकता है, और तब नायका कैसे आगे बढ़ेगी या कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएगी ये देखने वाली बात होगी, और उन कॉम्पिटिशन्स को नायका कैसे पीछे छोड़ेगी ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा नायका के लिए। एक कॉम्पिटिटर जो कि ऑलरेडी इस सेक्टर में आ चुका है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अगर आपको रिसर्च करना हो तो मैं उस कॉम्पिटिटर का नाम भी दे देता हूँ। उस कॉम्पिटिटर का नाम है माईग्लैम। वो भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उस कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम नायका का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नायका का प्राइस चार्ट देख लेते हैं। नायका ने पिछले 1 मंथ में 21.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। इस दौरान नायका का हाई 1810 एंड लो 1209 का रहा है। और आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो पहले 3 फ्लैग्स हैं वो इनसफिशिएंट डेटा के कारण ना तो ग्रीन है ना तो रेड है। बाकी के 2 यानी कि एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और स्टॉक ASM एंड GSM की लिस्ट में भी नहीं है। यानी कि अगर आपको स्टॉक बाय करना हो तो अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टाइम बहुत अच्छा है स्टॉक को बाय करने के लिए। तो चलिए अब हम नायका के पिछले 1 ईयर का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि नायका अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है तो जितने भी मंथ्स हुए हैं उसको हम 1 ईयर का
अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसका 1 ईयर का डिस्कशन करते हैं। नायका ने पिछले 1 ईयर में नेगेटिव 36.77% का रिटर्न दिया है। इस दौरान नायका का हाई रहा 2573 एंड लो रहा 1219। तो अब हम देख सकते हैं कि जो प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है टिकर टेप की, उसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आने वाले 12 मंथ्स के लिए बहुत लो है। क्वालिटी चेक्स में इनसफिशिएंट डेटा है और जो ग्रोथ स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रही है। तो चलिए अब हम नायका का रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में नायका का रेवेन्यू 574 का था, जो बढ़ के 2019 में 1111 करोड़ का रहा। वो रेवेन्यू फिर से बढ़ के 2020 में 1768 करोड़ का रहा एंड 2021 में यही रेवेन्यू 24.41 करोड़ का रहा, जो कि रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ नायका दिखा रहा है। तो अब हम नायका का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में नायका को लॉस हुआ था 27 करोड़ का, जो लॉस रिकवर होके 2019 में 21 करोड़ का प्रॉफिट नायका ने किया। फिर 2020 में 83 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2021 में नायका ने 163 करोड़ का प्रॉफिट किया। देख सकते हो कि प्रॉफिट में भी अच्छा जंप है, लेकिन जिस हिसाब से रेवेन्यू में जंप है उस हिसाब से नायका प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो चलिए अब हम नायका का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। 2018 में क्योंकि नायका लॉस में थी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन था -5%। 2019 में नायका प्रॉफिट में आई तब नायका का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2% का। फिर 2020 में ये बढ़ के 5% का हो गया एंड 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नायका का 7% रहा। तो आप देख सकते हैं कि उतना इम्प्रेसिव नायका का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ये इसके ऊपर नायका काम कर रही है और आने वाले सालों में हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि नायका की बोरोइंग्स कितनी है, यानी कि नायका के ऊपर डेब्ट बर्डन कितना है। 2018 में नायका के ऊपर 83 करोड़ का डेब्ट था। 2019 में यही डेब्ट बढ़ के 310 करोड़ का हो गया। फिर 2020 में वापस बढ़ के 413 करोड़ का हो गया और 2021 में ये कम होके 333 करोड़ का रहा। तो आप देख सकते हैं कि नायका अपने जो बोरोविंग्स है उसको धीरे धीरे कम करने की ट्राई कर रहा है। नो डाउट पास्ट ईयर में वो बड़े थे, लेकिन ये ईयर वो कम हुए हैं और अभी आगे ये कैसे होंगे ये कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो कंपनी अच्छे से रन नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जितना कर्ज कंपनी के पास है वो मैनेजेबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। तो नायका के पास 2018 में 73 करोड़ का रिजर्व था। 2019 में 207 करोड़ का रिजर्व। आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व में कितना बड़ा जंप आया और 2020 में ये रिजर्व 296 करोड़ का हो गया और अभी 2021 में ये रिजर्व 466 करोड़ का है। यानी कि अगर कंपनी को अपना पूरा डेब्ट चुकता करना हो तो वो कर सकती है और फिर भी कंपनी के पास थोड़ा बहुत रिजर्व यानी कि कैश बच ही जाएगा। इससे मैं ये बोल रहा था कि ये जो कर्ज है वो मैनेजेबल कर्ज है, इसका नायका के ऑपरेशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम नायका का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 52.56% का स्टेक है, जो कि पिछले कुछ टाइम में कम हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 1.83% का स्टेक है, जो कि पिछले कुछ टाइम में बहुत अनसर्टेंट रहा है। कभी उनके पास बहुत ज़्यादा स्टेक हो जाता है तो कभी वो लोग बहुत कम स्टेक अपना कर लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि DII के पास 1.51% का स्टेक है, जो कि पिछले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली कम हुआ है। FIIs के पास 4.54% का स्टेक है, जो कि पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 39.56% का स्टेक है, जो कि DII और FII प्लस म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा है। ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक कर जाते हैं और एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से वो लोग सेल कर देते हैं। और जिस
स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है, वो स्टॉक आपको ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिख सकता है। तो चलिए अब हम नायका के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नायका के सीईओ और फाउंडर है फाल्गुनी नायर। उनके पास इंडिया की जो फैशन इंडस्ट्री और इंडिया की जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज है। इन्होंने ही नायका को ज़ीरो से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाया है और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा सीईओ कोई आपको नायका के लिए मिल पाएगा, क्योंकि इनके पास जो विजन है ना वो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्री की बहुत अच्छी समझ है। इसीलिए इनकी लीडरशिप में नायका बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। और अगर आपको इनके माइंडसेट के बारे में और अच्छे से जानना है तो इनके कुछ इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएंगे, आपको वो देखने चाहिए ताकि आपको इनके माइंडसेट और नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल जाए। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में नायका एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है और ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा 5 से 10 साल के लिए। अगेन ये मेरा एनालिसिस है और मैं सही भी हो सकता हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप सिर्फ मेरे एक वीडियो से किसी भी स्टॉक को मत खरीदिए, प्लीज़ अपना एनालिसिस करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट आचार्य।